नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस, क्योंकि देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को आप तक समेट कर लाया जाता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए आज की पहली खबर जब हम इंटरनेशनली डील कर रहे होंगे, तो फिर दूसरी खबर हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के डील करेंगे। इसी के साथ साथ हम जीएम मॉस्किटोज के बारे में आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे आज शेयर मार्केट के बारे में और जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। यानी आज का सेशन भरपूर है इंटरनेशनल रिलेशंस से, इकोनॉमी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और मार्केट से या शेयर इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो आज के सेशन को जल्दी से साझा कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए, पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आज की शुरुआत आज के मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है बी द चेंज दैट यू वांट, दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया में कुछ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में उस परिवर्तन को लाइए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो झांका मैं आप में, मुझसे बुरा ना कोई। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है जैसा हम अपने विचार रखते हैं, और जब हम अपना आत्मविश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया बुरी संभवतः इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि मैं बुरे तरीके से सोच रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में सब तरफ भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, तो दुनिया में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पहले खुद से शुरुआत करिए कि अपनी आदतों में उसे कहीं तक नजदीक ना आने दें। अगर आप चाहते हैं कि अनुशासन के साथ दुनिया चले, आप अपने अंदर पहले अनुशासन लेकर आइए, तो संभव है कि आपके आसपास की दुनिया आपसे प्रभावित होकर आपकी बातों की पालना करने लगे। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर जुड़ी है गाजा से, और गाजा के अंदर खबर जुड़ी है गाजा के अंदर जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसे लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए बयान से। जी हाँ साथियों, स्थिति यह है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि नेतन्याहू और हमास तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए। सीज फायर का मतलब है संघर्ष विराम, और बाकायदा बाइडेन ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। किस प्रकार से दोनों क्षेत्रों के बीच में संघर्ष विराम होगा, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि संघर्ष विराम के बाद में अमेरिका गाजा का पुनर्निर्माण करवाएगा, लोगों के लिए घरों का निर्माण करवाएगा। इसी के साथ साथ खबरों में और है कि यूएस ने अपनी कांग्रेस के जो अगस्त का छुट्टी वाला सेशन होता है, अगस्त अवकाश जिसको कहा जाता है, अगस्त रेसेस, उसमें नेतन्याहू को निमंत्रण दिया है, जस्ट लाइक यूक्रेन के जेलेंस्की की तरह। ये जाकर के अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, और यदि इन्होंने साइन कर लिया सीज फायर पर, तो इन्हीं के यहाँ पर जो इनकी सहायक पार्टी हैं इजराइल में, उन्होंने धमकी दी है कि यदि इजराइल ने गाजा के साथ समझौता कर लिया या फिर हमास के साथ समझौता कर लिया, तो नेतन्याहू की सरकार गिरा दी जाएगी। बड़ा ही क्रिटिकल और टिपिकल अंदाज इस समय इजराइल में चल रहा है। आज के सेशन की शुरुआत इसी खबर के साथ। शुरुआत है 7 अक्टूबर से। घटना जब ध्यान होगी जब हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए और इजराइल में घुसकर इजरायली लोगों पर गोलीबारी चलाना शुरू की। लगभग 1200 इजरायलियों के मारे जाने का आंकड़ा अब तक है, लेकिन जब बदले में इजराइल ने कार्रवाई की तो गाजा के अंदर 36,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की सुर्खी बनी। जानकारी निकल कर आई कि लगभग सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें हमास के द्वारा बंधक बना करके गाजा पट्टी के अंदर छुपा लिया गया है। अब बारी आती है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति का हाल ही में 1 जून के दिन आया हुआ एक ट्वीट, जिसे अगर आप पढ़ें तो उससे आप इसका रिलेवेंस क्रिएट कर पाएंगे। इधर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रेसिडेंट बाइडेन, पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इनका कहना है कि इजराइल हैज़ नाउ ऑफर्ड रोड मैप टू एन एंड्यूरिंग सीज फायर and the release of all hostages. Yesterday, this proposal was transmitted by Qatar to Hamas, यानी कि हमास को भी दे दिया गया है। Today, I want to lay out its term of the world, for the world. मतलब ये हुआ कि Israel has now offered a road map to an enduring ceasefire, कि इजराइल ने हमें एक रास्ता सुझाया है कि कैसे हम सीज फायर के लिए जा सकते हैं। ये जानकारी हमने कतर के माध्यम से हमास को भी पहुंचा दी है, ताकि हमास भी इस विषय पर शीघ्रता से कार्रवाई करे। और अब इसकी रोड मैप की चर्चा कर लेते हैं। तो रोड मैप क्या सुझाया गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 फेज के अंदर ये काम होगा। पहला फेज 6 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें गाजा की आबादी से इजरायली सेना लौटकर वापस इजराइल चली जाएगी। दूसरा, हमास को महिला और बुजुर्ग इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ में इजराइल भी उनकी जेलों में कैद जो फिलिस्तीनी हैं उन बंधकों को रिहा कर देगा। इसके साथ साथ दूसरे फेज में हमास को सैनिकों समेत इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई करनी होगी।
इजरायली सैनिक पूरी तरह से गाजा को खाली कर देंगे सेकंड फेज के अंदर। तीसरे फेज के अंदर जो भी बंधक दोनों साइड मर चुके हैं उनके शव एक दूसरे को लौटा दिए जाएंगे। गाजा में टूटी हुई इमारतों के मलबों को साफ किया जाएगा और गाजा को फिर से बनाने में 3 से 5 साल का प्लान शुरू किया जाएगा और यह निर्माण कार्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका के उस डायलॉग की कि अमेरिका इस जगह के निर्माण पर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा है। अर्थात ये वाली जो जगह टूट फूट गई है इसे पुनर्निर्माण अमेरिका के द्वारा करवाया जाएगा। यही जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने दावे के अंदर दी और कहा कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और वो इसके बदले जंग को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। बड़ा सवाल है कि इजराइल तैयार हो गया है, बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है, तो फिर इसका इतना ज्यादा कहीं पॉप एंड शो क्यों नहीं हुआ? यानी कि इसके बारे में कहीं कोई बहुत बड़ी सुर्खी क्यों नहीं बनी? बस बाइडेन ने कह दिया और सारी बातें हो गई। जानकारी के साथ साथ जानकारी यह भी निकल कर आती है कि बाइडेन जिस कन्विक्शन से कह रहे हैं उन्हें उतने ही कन्विक्शन से डर भी लगता है कि इजराइल फिर से मना कर देगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ये लोग पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, फिर अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा चीजें हावी हो जाती हैं कि नेतन्याहू पीछे हटने से मना कर देते हैं। सीज फायर को लेकर के बाइडेन को निश्चित ही लाभ होगा अपने चुनावी कैंपेन के अंदर। साथ ही साथ इतना भी तय है कि गाजा के पुनर्निर्माण की अगर ये बात कर देते हैं तो निश्चित ही पब्लिक सेंटीमेंट इनके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन उन सब के बावजूद भी अल्टीमेट स्थिति यही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं इजराइल बैकफायर ना कर जाए। अर्थात यूएस ने जो गाजा का प्लान दिया है उस गाजा के प्लान से इजराइल को लेकर के डर लोगों में बना हुआ है। हालांकि जो हॉस्टेजेस के परिवार हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल को ये डील स्वीकार कर लेनी चाहिए जो कि अमेरिका के द्वारा इजराइल को प्रस्तावित की गई है। अमेरिका अकेले ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया, अमेरिका के साथ साथ इजिप्ट और कतर भी इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने में यानी इस हॉस्टेज डील को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं। आपको याद होगा जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर साउथ अफ्रीका ने इजराइल को दोषी ठहराने के लिए आवेदन किया था तो इजिप्ट भी साउथ अफ्रीका के साथ वहां गया था। तो इजिप्ट जो कि इजराइल का पड़ोसी कंट्री है, वो कतर और अमेरिका तीनों मिलकर के हमास के साथ अब इस प्रकार की इजराइल के दोस्ती कराने का प्लान कर रहे हैं। इजरायली लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या वो इस तरह के सीज फायर के लिए तैयार हैं? देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर छापी जिसमें ये लिखा हुआ है थैंक यू बाइडेन। मतलब बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की अमेरिका ने डील प्रस्तावित की है उससे हमें लगता है कि बाइडेन को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की डील में जो बंधक बने हुए हैं गाजा के अंदर वो वापस आ पाएंगे। इसके लिए बाइडेन का धन्यवाद। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज से 6 महीने पहले भी नवंबर में भी हमने आपको एक सेशन बताया था जिसमें कहा था कि युद्ध विराम हमास और इजराइल के बीच हुआ, लेकिन वो टिका नहीं, कुछ ही मिनट चला। थोड़े से लोग इधर से उधर आए, थोड़े से इजरायली लोगों को, बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन वापस बैक टू दी पाथ और वापस से दोनों के बीच झगड़ना शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है कि इजराइल के बीच में अगर अमेरिका ये कराने में कामयाब होता है तो अंततोगत्वा ये माना जाएगा कि अमेरिका ने अपना प्रभाव बचाकर रखा हुआ है। हालांकि इस चीज में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि हमास इस प्लान के लिए तैयार है, लेकिन हमास के तैयार होने भर से इजराइल के अंदर का माहौल नहीं सुधर जाएगा। अभी उसका भी मैं प्रमाण दूंगा। लेकिन लोगों का एक तर्क और भी है कि इस संहार के रुकने से, इस प्रकार के वॉर से रुकने से दोनों ही पार्टीज अपने अपने बेनिफिट में रहेंगी। जैसे जो याह्या सिनवार हैं, जो कि हमास के लीडर हैं, वो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो अभी भी बचते हुए नहीं चले तो एक दिन गाजा की पूरी सफाई में उन सुरंगों में भी हमास के सामने इजरायली फोर्सेस पहुंच जाएंगी और इनका खात्मा सुनिश्चित हो जाएगा। असल में इजरायली सेना इस समय गाजा के अंदर उस स्थिति तक एंट्री कर गई हैं कि आखिरी लड़ाई चल रही है और इस आखिरी फेज में हमास के कारण अगर इजराइल वापस बैकफुट पे आ जाता है तो बैकफुट पे आने से हमास हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। नेतन्याहू को फायदा ये जरूर हो सकता है कि हॉस्टेजेस को वो छुड़वा कर ले आए तो उनके देश में उनके लिए एक सकारात्मक माहौल बने, लेकिन ये तय है कि इजराइल के हर आदमी को इस बात की खुशी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से इजरायली केवल इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमास को परमानेंट खत्म कर दिया जाए।
इसी तरह के क्रम में अमेरिका ने नेतन्याहू को इनवाइट किया है आज से 2 महीने बाद, अगस्त के अंदर अपनी संसद का, जब अगस्त रेसेस वाला टाइम चल रहा होता है, जैसे अपने शीतकालीन सत्र चलता है, इनके ऐसे अगस्त सत्र चलता है, उस दौरान नेतन्याहू को बुलाया गया है। जस्ट लाइक जेलेंस्की, जैसे जेलेंस्की को बुला करके संसद को संबोधित करवाया गया था, ऐसे ही बाइडेन को बुलाया जा रहा है, नेतन्याहू को बुलाया जा रहा है, जो जाकर अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और संबोधित करके अपना पक्ष रखेंगे। एक प्रकार से अमेरिका के साथ नेतन्याहू की सॉलिडरिटी दर्शाएगा। ये एक तरह का वो भी कार्य हो सकता है कि यदि ये सीज फायर करके वहां जाते हैं तो हो सकता है इन्हें एज ए वॉर हीरो की तरह वहां पर प्रमोट किया जाए। हालांकि इस पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू तो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं आ जाऊंगा उसमें, लेकिन अमेरिका के ही बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका इस तरह से बुला करके इजराइल को और प्रवोक कर रहा है। कुछ लोगों ने यह तक कहा है कि नेतन्याहू जो है वो अपने आप को अब हिटलर के समान समझने लगेंगे और अमेरिका उनकी पीठ थपथपा करके भविष्य में भी उनको इसी काम के लिए उकसाकर चलता रहेगा। ऐसा अमेरिका के एक सीनेटर ने कांग्रेस के अंदर आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी है और वो ये है कि नेतन्याहू कहीं पलटी ना मार जाएं, और पलटी ना मार जाएं इसलिए उनसे कहा गया है कि कृपया करके आप संसद तक चले आइए, ताकि उन पर एक मोरल प्रेशर रहे कि उन्हें अमेरिका जाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजराइल के सामने जैसे ही ये प्रस्ताव आया, नेतन्याहू और हमास मानते हुए दिखे, उसी दौर में इजराइल के एक मंत्री जो कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, जिनके 14 सांसद हैं इजराइल की नेसेट के अंदर, जहां इजराइल की सरकार उनके समर्थन से चल रही है, उन्होंने कहा है कि अगर तुम सीज फायर कर लिए तो भाई देख लेना, हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इसका मतलब यहां पर वो मिनिस्टर हैं इतमार बेन गिविर, इन्होंने नेतन्याहू से कहा सरकार गिरा देंगे अगर आपने हमास के सामने सरेंडर कर दिया। आपको हमास को खत्म ही करना है और एंड तक साथ चलना है। हम पीछे नहीं हटेंगे और आपको भी पीछे नहीं हटने देंगे। अगर आप हटे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है, एक तरफ अमेरिका का इनके लिए प्रलोभन कि भैया चले आओ, अमेरिका तुम्हें इज्जत देंगे, वहीं दूसरी तरफ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में इनके खिलाफ इनके मंत्री खड़े हो गए और कह रहे हैं कि अगर तुमने हमास के साथ सीज फायर कर लिया तो हम उठा करके तुम्हें सरकार से गिरा देंगे। अब यह देखने वाली बात होगी, क्या नेतन्याहू अपनी सरकार की कीमत पर इस सीज फायर को कर पाएंगे अथवा नहीं। इसी बीच में एक अपडेट और निकल कर आया और वो ये है कि मालदीव्स ने इजराइल पर गुस्सा निकालते हुए इजराइल से आ रहे जो उसके यहाँ यात्री हैं उन पर रोक लगा दी। हालांकि यह यात्री कुछ सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन मालदीव्स दुनिया में सुर्खी में बने रहना संभवतः सीख गया है। 5-6 लाख की आबादी वाला एक देश कुछ सैकड़ों की संख्या में आ रहे इजरायली टूरिस्ट को रोक कर कह रहा है कि हमने इजराइल से एक्शन ले लिया। हालांकि इजराइल इस बात पर खफा हुआ है, उसने कहा है ठीक है, हमने अपने लोगों को एडवाइजरी दे दी है, तुम भी बीच में बने रहो। इजराइल ने अपने लोगों से कहा है कि भैया मालदीव्स मत जाना, लेकिन ठीक है, मालदीव्स भी अब इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी बातें रखना संभवतः सीख गया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाँ जी, प्रशांत सिंह मौर्य, थंबनेल्स के अंदर टॉपिक डाल दिया करें। ठीक है, अपडेटेड टॉपिक दे दिया करेंगे। और बताइए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। मैं समझ गया जो 5 बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, ऋतु जायसवाल, बहुत सारा आशीर्वाद। यूपीएससी की जो खुद से तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं वो करते रहें, उनका जो प्रीलिम्स है उसे बहुत अच्छे से देते रहें, और जो बिल्कुल बेसिक और फाउंडेशन लेवल से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जल्दी ही, जैसे ही ये वाला प्रीलिम्स निकलेगा उसके तुरंत पश्चात हम लोग अपना एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच लॉन्च करेंगे। जो विद्यार्थी एकदम शून्य से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जिनके लिए मैंडेटरी है क्लास 6 से लेकर के एटलीस्ट 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना, उनके लिए मेरे द्वारा क्लासेस लॉन्च की जाएंगी। वो क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी और वो पूरी तरह आपकी बुनियाद यूपीएससी की तैयार कर देंगी। यूपीएससी ओरिएंटेड ही स्टडी उसके अंदर कराई जाएगी। यही कारण है कि अपनी पाठशाला पर जो इन दिनों यूट्यूब पर जो क्लासेस ली जा रही हैं वो टोटली यूपीएससी को ध्यान रख कर ली जा रही हैं।
और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच आने वाला है वो अपने आप में एकदम यूनिक और ज़बरदस्त बैच होगा। और आपकी यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो शून्य से तैयारी करने वाले हैं, जो ऑलरेडी तैयारी में हैं, वो अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ये तय मानिएगा कि उससे बेहतर तरीके से आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा। हमारा नया बैच इसी बात को ध्यान में रखते हुए आएगा और ज्योग्राफी से वो शुरू होकर चलेगा। ठीक है साथियों, अगली खबर बड़ी कीमती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमती और इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, उसके विषय पर भारत ने कहा है कि यह हमारी एक बड़ी जीत है, जिसे नाम दिया गया वीपो ट्रीटी, ए बिग विन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। अब देखो, यह खबर हम आगे पढ़ें इससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेना। एक है वीपो ट्रीटी, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एक ये जो शब्द है ना ग्लोबल साउथ, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। अब क्या बात है उस पर आता हूं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि जो वीपो ट्रीटी है वो भारत की और साथ में ग्लोबल साउथ की एक बड़ी जीत है। पहले ये समझ लेते हैं कि भारत के साथ ये ग्लोबल साउथ शब्द क्या है। अक्सर अगर आप वर्ल्ड मैप उठाकर देखें तो उसमें यह पाएंगे कि दुनिया के जितने भी अमीर देश हैं, जैसे अपन आज बोलते हैं पश्चिमी देशों की यह साजिश है। पश्चिमी देशों की साजिश है से मतलब इंडिया के पश्चिम में अगर आप चलेंगे तो आपको फिर यूरोप मिल जाएगा, अमेरिका मिल जाएगा, कनाडा मिल जाएगा, गल्फ कंट्रीज से लेकर के निकलते जाइए तो पश्चिम समझ में आ जाता है। भाई दिशाओं को कैसे पढ़ते हैं आप? इसी तरह से पढ़ते हैं ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। मान लीजिए इंडिया ये रहा, इस तरफ चलेंगे तो आपको पहले गल्फ मिल रहा है, फिर यूरोप मिल रहा है, फिर अमेरिका मिल रहा है, तो ये सब लोग अमीर वाले देश हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिया से ईस्ट की तरफ जब चलते हैं तो हमको चाइना मिलता है, जापान मिलता है, इस तरह के देश मिलते हैं। इंडिया से दक्षिण की तरफ अगर आप चलते हैं तो प्रमुखता से आपको अफ्रीका मिलता है। दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो लैटिन अमेरिका मिलता है। एक बार वर्ल्ड मैप निकाल कर देख लीजिए सभी लोग, और अपने साथ में वर्ल्ड मैप रखा करिए जब क्लास में होते हैं आप। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, और एक और कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उसको आप अपवाद स्वरूप हटा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया को लोग है भले ही दक्षिण में, लेकिन मानते उसको पश्चिम में ही है कि भैया ये पश्चिमी मानसिकता वाला डेवलप्ड कंट्री है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, ये जो ग्लोबल साउथ है ना, विश्व के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेटर के दक्षिण में स्थित जितने भी देश हैं, ये अधिकांश देश अल्प विकसित या विकासशील हैं, या ये कहिए कि वो गरीब देश हैं, तुलनात्मक रूप से गरीब हैं। किन की तुलना में? जो पूर्व की उत्तर की तरफ बसे हुए देश हैं। उत्तर की तरफ जैसे अमेरिका बसा हुआ है, यूरोप बसा हुआ है, रशिया बसा हुआ है, चाइना बसा हुआ है, जापान बसा हुआ है, साउथ कोरिया बसा हुआ है, ये अधिकांश जितने भी दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, पता नहीं प्रकृति की क्या मेहर है जिससे कि ये सभी देश उत्तर की तरफ बसे हुए हैं। इंडिया इटसेल्फ उत्तर में बसा हुआ देश है, लेकिन उत्तर में बसे हुए, नॉर्थ में बसे हुए देशों में भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी के चलते और लंबे सालों की गुलामी के चलते तुलनात्मक रूप से विकासशील देश है। हमें विकसित बनने में अभी कम से कम 20 से 25 साल और लगेंगे। ऐसी स्थिति में भारत इन गरीब देशों को भी, जो कि ग्लोबल में साउथ की, ग्लोब में दक्षिण की तरफ हैं, इन्हें अपने साथ लेकर ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचता है कि भाई मैं भी उनके साथ हूं, मैं भी ग्लोबल साउथ ही हूं, ये समझकर मुझसे बात करिए। इसलिए इसे इंडिया एंड ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो पहले तो कंटेक्स्ट समझिए, फिर हम विषय के अंदर एंट्री करेंगे। तो यहां पर टाइटल है कि वीपो की ट्रीटी। वीपो ट्रीटी क्या है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में वीपो ट्रीटी ए बिग विन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। भारत और ग्लोबल साउथ के लिए वीपो की ट्रीटी एक बहुत बड़ी जीत है। अब सवाल बनता है कि ये वीपो क्या होता है, वीपो ट्रीटी क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो अब जरा यहां पर आगे पढ़ते हैं। वीपो ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज, और इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ट्रेडिशनल नॉलेज, एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज कहा गया है इसे, एटीके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिकल रिसोर्सेज और एटीके को लेकर के जो ट्रीटी हुई है वो अपने आप में भारत समेत दक्षिण वालों की जीत है। अच्छा साहब,
सर मार्केट में तो आज भूचाल आ गया है। मार्केट पर मैंने कल ही प्रिडिक्शन दे दिया था, अगर आप एग्जिट पोल उठाकर देखेंगे, कल का जो सेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पे था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर था। आज भी अपने पास सेशन है, उस पर डालने वाला हूं। मिनिमम 5% का उछाल है आज के मार्केट में, उठाकर देखिएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई एज एक्सपेक्टेड। कल क्या होता है, अब कल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होगा। खैर, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसको कि भारत सरकार के लोग कह रहे हैं कि बढ़िया जीत हासिल कर ली। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए। देखिए, दिमाग से क्रिएटेड कोई भी चीज, दिमाग से क्रिएटेड कोई भी चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, यानी कि मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है। मैंने दिमाग से एक ऐसी गाड़ी बना ली जिस गाड़ी को देखकर आपका मन करेगा कि ऐसी गाड़ी तो आज तक नहीं देखी, ये मूर्त रूप हो गया। अमूर्त रूप से मैंने अपने दिमाग से एक ऐसा YouTube चैनल बना लिया जिसको संभवतया आपने आज से पहले नहीं देखा, या फिर ऐसा कंटेंट नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप इसे छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब दिमाग से दो तरह की चीजें क्रिएट हुई। एक ने जिसने ताजमहल बनाया होगा, एक जिसने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया होगा, एक जिसने अयोध्या मंदिर बना। ये सब बने हुए आर्ट हैं, टेंजिबल्स हैं। इनको देखकर लगता है यार किसने बनाया होगा, यार भाई साहब गजब ही बनाया। वहीं दूसरी तरफ इंटेंजिबल, अमूर्त, जिनको आप टच नहीं कर सकते। जिनको टच नहीं कर सकते उन चीजों में क्या है, मैंने आपको बताया। जैसे एक बढ़िया गाना, एक अच्छी पेंटिंग, एक कोई भी दवाई का फॉर्मूला, ये सब इंटेंजिबल हैं, है ना। अच्छा, ये दोनों ही दिमाग से चलते हैं, इसलिए इन्हें दिमागी प्रॉपर्टी कहा गया है। दिमागी प्रॉपर्टी को इंटेलेक्चुअली बनाया गया ना, इसलिए इसे शब्द यूज दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर दुनिया भर में लोग इस बात का विवाद करते हैं। जैसे पहले किसने बनाया, जैसे आज आप सुनते हैं, अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें आपने पढ़ी हैं। पहला बल्ब, पहला हवाई जहाज, पहला टेलीफोन, पहली रेल, पहला इंजन, पहला कोयला, पहला मोबाइल, पहला ये, पहला पहला पहला। क्यों भाई पहला? पहला इसलिए क्योंकि हर आदमी उस पहले से एक तो अफेक्शनेट तो रहता ही है, और दूसरों से कहता है कि अगर तुमने बेटा हमारे प्रोडक्ट की कॉपी मार ली तो मैं तुम्हें घसीटकर कोर्ट में ले जाऊंगा। कौन सी कोर्ट में? यूएन की कोर्ट में ले जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत दुनिया के उन 193 देशों में शामिल है जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्री हैं। 193 देश एक दूसरे के साथ में ये बात मान चुके हैं कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसे विजेता माना जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या लगता है आपको कि अगर एक तरफ अमेरिका, पश्चिमी देश जैसी जगह हो, और एक तरफ सूडान, भूटान ऐसे कंट्री हो, अपन को भी धर लो, अपन भी हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कौन लोग ज्यादा आगे हैं? अभी प्रत्यक्ष तो यही है कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र बहुत आगे हैं। ये इतने आगे हैं कि दुनिया भर के रिसोर्सेज पर अपना ध्यान लगा के बैठे हैं कि लिथियम कहाँ है, कौन सी दवाई कहाँ है, कौन सा मसाला कहाँ पर है, कौन सा खजान कहाँ पर है, सब पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लोग इतने एडवांस हैं कि सारे रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल, और उस कंट्रोल पर लगाकर अपना स्टिकर, और स्टिकर लगा के दुनिया वालों के लिए कह दिया कि तुम बेटा इसका यूज नहीं करोगे। इसका मतलब सोच कर देखो, जो अल्प विकसित रह गया उसके पास तो कभी रिसोर्सेज तक पहुंच हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी हो सकता है कोई बता दे कि ये तो हमारा है। उदाहरण के लिए समझिए, भारत में न जाने कब से आप और हम हल्दी के गुण सुनते आ रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक आप में से भी बहुत से लोगों ने हल्दी का दूध पिया होगा, चोट लगने पर हल्दी लगाई होगी, भोजन में हल्दी खाई होगी। हम लोग बचपन से मानते आ रहे हैं कि भाई ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, हमारे शरीर के लिए हेल्दी चीज है, हमें खानी चाहिए, याद है। लेकिन भाई साहब, कोई कलाकार हुए जिन्होंने अमेरिका में जाकर हल्दी पेटेंट करा ली कि हल्दी के जो गुण हैं वो अमेरिका में खोजे गए हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारे देश में खोजे गए हैं, ये जानकारी तुम बोल रहे हो, और यहां सदियों से हमारी पीढ़ियां खाते खाते मर गई। बस मुद्दा ये है कि हम इस बात को लिख नहीं पाए। मतलब हमारे यहां का तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, ध्यान से सुनना, इस बात में ही सारा खेल है। हमारे यहां का तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है,
और तुम साइंटिफिकली कह रहे हो कि हल्दी में यह गुण होता है इसलिए इस पर पेटेंट हम चाहते हैं, हल्दी आधारित कोई भी प्रोडक्ट बनेगा हमसे पहले वो लाइसेंस लेगा तब जाकर माल बेचेगा, अदरवाइज हम उसके ऊपर केस कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज हम पेटेंट नहीं करवा पाए, बस दिक्कत इतनी है। अदरवाइज तो दुनिया के लोग हमको उल्लू बनाकर अपना कब्जा कर कर चल ही रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? ऐसे ही भारत में बहुत से पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कॉफी चाय चावल तमाम प्रकार के खाद्य उत्पादित किए जाते हैं। भाई ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पैदा तो जमीन पर हो रही है। अब पता चले कि आज भारत में बासमती राइस होता है, बासमती राइस को लेकर के कोई दूसरा देश कह दे, जैसे पाकिस्तान ने कहा बासमती राइस तो हमारे होता है। भाई तुम्हारे होता है, तुम भी हम में से निकले हो, लेकिन ओरिजिन इसका कहां पर है उसका टेक्स्ट निकाल के देखते हैं। तीसरा देश निकल कर आता है मेरे पास पेटेंट है, बासमती राइस नाम केवल मैं ही यूज कर सकता हूं। अल्ले जैसे रसगुल्ला था, आपने बंगाल का है कि उड़ीसा का है, लड़ लिया आपस में कि भाई रसगुल्ला कहां का है। दुनिया में सोचो अगर ऐसी लड़ाइयां होने लगे तो। ऐसे ही अगर चाय को लेकर, हल्दी को लेकर, कॉफी को लेकर जो पैदा हो रही हैं जमीन से चीजें, उनको लेकर लड़ाइयां होने लगे तो जेनेटिकल जो चीजें हैं उनको लेकर के भी तो लड़ाइयां हो सकती हैं। अब दुनिया भर में भारत और भारत जैसे अल्प विकसित और विकासशील देश ये हमेशा डिमांड करते रहे कि सर हमें तरीका नहीं पता है कि इसको कैसे प्रिजर्व करना था, हमें इसका अधिकार कैसे लेना था, लेकिन हमारे तो खानदानी तरीके से हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं। हम अवेयरनेस में पीछे हैं, लेकिन इसका इतिहास हमसे जुड़ा है। तो यूनाइटेड नेशंस में रिक्वेस्ट है, वीपो से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हम लोगों के ट्रेडिशंस को, हमारे यहां की जेनेटिकल इंजीनियरिंग को कम से कम रिकॉग्निशन तो दी जाए। इसी रिकॉग्निशन को वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड देश नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके पास तो खूब सारे संसाधन हैं। बायोडायवर्सिटी देखिए, दुर्भाग्य देखिए, जिनके पास गरीबी है ना उनके पास बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, प्रकृति उनके पास ही है। और अमीरों ने पूरी जमीन को नौच खाया, पूरे पर्यावरण की ऐसी तैसी कर दी, वो पैसे वाले बनकर बैठे हैं। तो जो लोग विकासशील अल्प विकसित अपने जैसे देश हैं उनमें खूब रिच कल्चर बायोडायवर्सिटी का है, लेकिन करें क्या? अमीरों ने हमारी उन चीज़ों पर भी नज़र रखी हुई है कि हमारे यहाँ ये तेल पैदा होता है, हमारे यहाँ ये पौधा पैदा होता है, चंदन के गुण हम बताएंगे। इसका मतलब हम लोग सब एकत्र होकर वीपो में कहे कि भैया हमें कृपया करके हमारे उन प्रोडक्ट्स पर अपना राइट चाहिए। हम नहीं चाहते कि उन्हें डेवलप्ड देश जाकर पेटेंट कराएं, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। पहले तो ये बताइए, क्या आपको ये मुद्दा समझ में आया जो मैंने आपसे कहा है? अगर ये मुद्दा समझ में आ गया, अब आप इस हेडिंग को फिर से पढ़िए। क्या लिखा है? वीपो ट्रीटी ए बिग विन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। ऐसी क्या ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ये हुई है कि अब हम लोग जेनेटिकल रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ साथ जेनेटिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके ऊपर भी अब हम क्लेम कर सकेंगे। अगर मुद्दा समझ में आ गया तो फिर अब कुछ नहीं बचा। मेरे प्यारे साथियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज, एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, इनको लेकर वीपो के अंदर भारत की तरफ से जो जीत दर्ज कराई गई है, कहा गया है कि यह हमारी एक जीत है। भारत की तरफ से 13 से 24 के बीच में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस चली थी जिसमें एक ट्रीटी निकल कर आई जेनेटिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में अब कोई नीम को पेटेंट कराने जाए, करेले को पेटेंट कराने जाए, हल्दी को कराने जाए दुनिया का कोई भी देश, तो हम लोगों को सुना जाएगा, ग्लोबल साउथ को सुना जाएगा, कहा जाएगा कि भैया तुम्हारा इस पर कोई एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज हो तो साझा करो, अदरवाइज अब हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाए। इसी को लेकर पीआईबी के अंदर कटिंग चढ़ी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो की संधि भारत और विकासशील देशों के लिए एक बड़ी जीत है। उम्मीद है कि आप इस विषय को अब समझ गए होंगे। अब ये वीपो कहां है इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लीजिए। मुद्दा समझ गए, मुद्दे के साथ में जुड़े हुए पक्ष भी समझ गए। अंत में हमको यह और समझना है कि हम अपनी इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं,
क्योंकि दुनिया में जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स निकल कर आता है उसमें हम बहुत पीछे 40-45वें स्थान पर पड़े पाए जाते हैं 125-150 कंट्री में। कारण क्योंकि हम लोग इनोवेशन के नाम पर पेटेंट नहीं लेते, वहीं पर चाइना धमाधम पेटेंट लिए जा रहा है, तो इनोवेशन इंडेक्स में वो आगे छटकर बैठा है। वो जो इनोवेशन इंडेक्स है ना, वो भी वीपो के द्वारा ही जारी किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। वीपो जिसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, इसमें 193 कंट्री मेंबर कंट्री हैं, और फिलहाल जो हुआ हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूएन की एक बॉडी है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। फिलहाल ये जानकारी यहां पर इन चीजों से जुड़कर आई है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? दिमाग से क्रिएट होती है, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। सर इनके लिए क्या क्या प्रकार के अधिकार मिलते हैं? जैसे अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग से कोई चीज बनाई, उदाहरण के लिए आपने कोई बहुत बढ़िया गाना लिखा, आपने कोई बहुत बढ़िया कॉमेडी करी, पैरोडी करी, आपने कोई बहुत अच्छा कंटेंट लिखा, उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हैं कि कोई और यूज ना करे। अगर कोई यूज करता है तो उसको आप स्ट्राइक दे सकते हैं कि भैया तुम यूज नहीं कर सकते, सरकार इसके बारे में। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे कि अभी अपने पास में जो अपना आरएनए बाई अंकित अवस्थी है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आर लगा दिया है हमने। आर का मतलब ये हमारा अब पेटेंटेड हो गया है, रजिस्टर्ड करा दिया है हमने कि इस नाम को और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो हम उसके ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपनी पाठशाला एक रजिस्टर्ड हमने नाम ले लिया है, अब कोई अगर इसको यूज करता है तो उसको हम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अर्थात ये सब चीजें भारत में संरक्षित की गई। पेटेंट्स, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उदाहरण के लिए भारत में वैक्सीन बनी, वैक्सीन को किसी कंपनी ने पेटेंट करा लिया कि ये फॉर्मूला मेरा है, अगर किसी और ने यूज किया तो कोर्ट में लेकर चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अब ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सब टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं जिन्हें आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट चाइना फाइल करता है कि साहब मेरा ये पेटेंट है, मैंने ये रिसर्च कर ली, मेरा ये पेटेंट, और हमें पता ही नहीं है क्यों करना है। इंडिया में 77,000 जहां एक और 2022 में पेटेंट फाइल किए गए, चाइना अकेले ने 16.5 लाख के आसपास पेटेंट फाइल किए। मुझे पेटेंट चाहिए, और पेटेंट के कारण ही भारत की जो ग्लोबल इंडेक्स निकल कर आई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें 40वीं रैंक निकल कर आई। क्यों? क्योंकि एक कंट्री जो इतना ऊपर चल रहा है, धड़ाधड़ इनोवेशन के नाम पर पेटेंट लिए जा रहा है, दुनिया वालों को लग रहा है भाई साहब वो नई खोज कर रहे हैं, जबकि वो पुरानी चीजों पर ही अपना कॉपीराइट लिए जा रहे हैं कि साहब मेरा है, मेरा है, ये गाना भी मैंने ही गाया था। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कई भारतीय सिंगर जब गाना गाते हैं, कोई फोक सॉन्ग गा देते हैं जो किसी गली मोहल्ले में गाया जाता होगा, किसी गांव देहात में गाया जाता होगा, किसी किसान कस्बे के द्वारा गाया जाता होगा, वो अपनी भाषा में उसे गा करके और उससे पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में तो वो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, और उस ट्रेडिशनल सॉन्ग को गा के पैसे कोई और कमा रहा है। लेकिन सोचो उसने गाना गा भी लिया, गा करके उसको पेटेंट करा लिया, कोई और गाएगा तो मैं उसके ऊपर स्ट्राइक मार दूंगा, केवल मेरा ही बजना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप कोई भी एक छोटी सी भी 5 सेकंड से भी कम की अगर क्लिप कोई गाने की चला दें यूट्यूब पर, टी सीरीज के द्वारा धाड़ से स्ट्राइक आ जाती है। और समझिए अगर आपने कोई भी क्या नाम है अपने आईपीएल जो हुआ था, आईपीएल की कोई भी तस्वीर पर या आईपीएल गए देखने, आपने वहां की वीडियो अगर अपने मोबाइल पर साझा कर दी, आप पर स्ट्राइक आ जाएगी कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। जिसको करना है हमारे पास आकर के करिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कॉपीराइट, पेटेंट, क्लेम, इन्हीं से मिलती हैं। अब इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को भी वैल्यू दे दी गई है। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर एक बात बताइए, ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के भारत के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, मतलब वीपो के लिए हमारे देश में क्या काम चल रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर के भारत में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं सो दैट आने वाले समय में हम अपने एसोसिएटेड जो भी नॉलेज हैं, पुराने जो नॉलेज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए जब हमको हल्दी का केस मिला था, हल्दी का केस बड़ा विख्यात केस है जिसमें अमेरिका के अंदर लोगों ने हल्दी पर अपना पेटेंट डाल दिया था कि साहब हल्दी के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, जबकि भारत इस पर लंबे समय से काम कर रहा है। ऐसे नीम पर केस हुआ था कि नीम के जो एंटीबायोटिक गुण है वो हमको पता है, लेकिन भारत ने फिर क्लेम किया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, भारत ने इन सब चीज़ों से निपटने के लिए पहला काम किया पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का। ठीक है,
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। 2001 के अंदर जब ये हल्दी और नीम वाले केसेस हुए तो हमने कहा भाई ट्रेडिशनल नॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए एक लाइब्रेरी तो बनाओ, ताकि ये तो पता चले कि हमारे पास क्या क्या ज्ञान है। तो भारत सरकार के प्रयास से 2001 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई विभिन्न भाषाओं के अंदर, CSIR और आयुष विभाग के द्वारा, जिसमें से हम लोग अब जो भी गलत तरीके से पेटेंट मांगता है उसको हम लोग टाइट करने पहुंच जाते हैं। दूसरा, हमने बकायदा पेटेंट के लिए एक संशोधित अधिनियम 2005 जारी किया। ऐसे ही ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 जारी किया, जैव विविधता अधिनियम 2002 जारी किया और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स देना शुरू किया। बकायदा हमारे जो पौधे हैं उनकी बकायदा हमने एक प्रॉपर राष्ट्रीय जीन बैंक बनाई कि हमारे पौधों में जो विशिष्टता है उसका हमारे पास संकलन है। अर्थात एक तरह से ये समझिए कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हम ही को नहीं पता है कि हमारे पास क्या क्या है। दुनिया वाले उनको क्लेम करके बैठे हैं, कम से कम हम एक जगह एकत्रित करके किसी को यह बताने की स्थिति में तो रहें कि यह हमारा है। बस यही काम हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 जारी किया गया। ये तमाम वो चीजें हैं जिनका प्रयास करके भारत ने ये जो जेनेटिकल रिसोर्सेज हैं और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इनको लेकर के प्रॉपर तरीके से दुनिया भर में अपना महत्व स्थापित किया और विकासशील देशों का मुद्दा वीपो के सामने उठाया। यही कारण है कि संधि हुई और भविष्य में इस संधि के परिणाम स्वरूप अब हमको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है साहब। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है साहब, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। शानू यादव, बिल्कुल नमक के साथ चीनी नहीं खाना है। हाँ जी बताइए। कवीश कुमार, बिल्कुल भैया सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़े। राम सेवक चौहान जी, थैंक यू सो मच। हम कुमार जी, अभी इकोनॉमिक्स का ही टाइटल है, चलिए इकोनॉमिक्स का डील करते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला पूरा सुना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ये वाला टाइटल भी हालांकि इकोनॉमिक्स में ही था, वीपो वाला। अब एक और हम सुन रहे हैं, वो आइए। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने जीडीपी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त मुकाम हासिल किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आंकड़े जारी हुए, जिसमें पता चला कि भारत ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 8.2% की दर से वृद्धि दर्ज की है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, दुनिया में नंबर 1 तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत किस प्रकार से ये सब अर्जित किया, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इसके क्या मायने हैं, भविष्य को लेकर इसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं, तमाम इकोनॉमिक ऑड्स के बीच में भारत ने इस ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया, दुनिया भर में चल रहे जितने भी क्राइसिस हैं, चाहे वॉर क्राइसिस चल रहे हों, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हों, इंडिया के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हों, उसके बावजूद भारत 8.2% की वृद्धि दर्ज करने वाला कंट्री बन गया। इस बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में चौथे क्वार्टर के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें चौथे क्वार्टर के अंदर भारत की ग्रोथ 7.8% के दर से बताई गई। जैसे ही उस ग्रोथ के आंकड़े निकल कर आए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंप्लीट की ग्रोथ रेट 8.2% निकल कर सामने आई। अब ये होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी आप लोग अपडेट तो पूरी तरह से पहले ही हो गए होंगे जब मैंने अपने ट्विटर पर आपके सामने ये डेटा साझा किया था। मैं आपसे अगेन कहूँगा कि ट्विटर पर अपडेटेड रहने के लिए, जैसे रविवार को हमारा सेशन नहीं हुआ, शनिवार मॉर्निंग के बाद से रविवार तक कोई सेशन नहीं था, ऐसी स्थिति में लेकिन ट्वीट पर हम लोग अपडेट दे रहे होते हैं। तो आप अगर हमें यहाँ फॉलो करके रखते हैं तो बेहद अच्छी जानकारियाँ लगातार हम लोग साझा करते रहते हैं। आप मुझे ट्विटर पर KA अंकित के नाम से ढूंढ सकते हैं, ट्विटर जिसे आजकल X कहते हैं। अच्छा, अब एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2024 एक टर्म समझिए, और फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 ये दोनों चीजें एक ही हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। और जब ये टर्म यूज की जाती है तो इसमें एक साल की बात की जा रही है। ईयर मतलब एक साल,
लेकिन ये जो एक साल है इसकी गणना कब से होती है, यानी कि जो ये 1 ईयर है इसकी गणना कहां से कहां तक होती है? तो आंसर है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इसकी गणना की जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी गणना की जाती है। चूंकि साथियों 12 महीने हैं तो 12 महीनों को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिन्हें हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वार्टर 1 अप्रैल से शुरू होकर मई जून तक जाता है, जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक जाता है, अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक जाता है, जनवरी से शुरू होकर मार्च तक जाता है। कौन सी मार्च तक? 31 मार्च तक जाता है। ठीक है, ये 4 क्वार्टर होते हैं। 31 मार्च तक का जो डेटा है इसे कैलकुलेट किया गया अब जाकर मतलब मई के एंड में। ऐसा क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक जो भी ट्रेड रहा उसके बाद अप्रैल में और मई में उसकी गणना चलती रहती है, कैलकुलेशंस चलती रहती हैं, क्या रहा, क्या आंकड़े रहे, सबकी गणना चलती है। उन डेटाज को कनेक्ट करके ही यह पता चलता है कि क्वार्टर 4 के अंदर क्या उपलब्धि रही। ठीक है साहब। अच्छा, क्वार्टर 4 में भारत ने 60.8% के हिसाब से वृद्धि दर की है। इन चारों क्वार्टर्स का मिलाकर जो औसत निकल कर आया वो 8.2% निकल कर आया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में 8.6%, दूसरे में 7.8 और पहले में 7.9% के हिसाब से वृद्धि दर्ज की थी। ये कौन सी वृद्धि थी? तो ये जीडीपी ग्रोथ थी। कौन सी ग्रोथ थी? जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की थी। तो पहले तो फाइनेंशियल ईयर समझ में आया, औसत के बारे में खबर दी गई है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जीडीपी के ऊपर क्या है। हालांकि जो हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है जो हमने एप्लीकेशन पर डाला हुआ है उसमें मैंने प्रॉपर इकोनॉमिक्स के ये सारे कंसेप्ट, जीडीपी क्या है, जीडीपी रियल क्या होती है, नॉमिनल क्या होती है, जीवीए क्या होता है, सारी बातें समझाई हुई हैं। फिर भी आप बेसिक जानकारी यहाँ से भी ले लें, और जिन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो मात्र 1499 में ही हमारा बैच उपलब्ध है रिकॉर्डेड। आप उसे पढ़ें, उसमें पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ बहुत अल्टीमेट कंटेंट समझाया हुआ है। एनीवे, जीडीपी पर आते हैं। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कब? पूरे 1 साल के अंदर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में किसी देश की सीमा के भीतर जो भी वस्तुएं यानी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी कीमतें जीडीपी में कंसीडर की जाती हैं। कीमतें महंगाई के साथ भी बढ़ सकती हैं। इसी कारण से जीडीपी 2 प्रकार से कंसीडर की जाती है। एक वो जो महंगाई के बिना कंसीडर की जाए और एक वो जो महंगाई के साथ कंसीडर की जाए। महंगाई के साथ जो कंसीडर की जाती है उसे नॉमिनल कहा गया, और जो महंगाई के बिना कंसीडर की जाती है उसे रियल कहा गया। रियल जीडीपी में अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको यह बताना है कि ग्रोथ दर्ज की है तो कुछ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा कि अंकित अवस्थी तुम मोटे हो गए हो। कब से मोटा हो गया हूं? अगर साल भर पहले की बात करोगे तो मैं पतला हूं, अगर पिछले महीने की बात करोगे तो मैं मोटा हूं। रेफरेंस क्या लिया है? तो रेफरेंस जो लिया गया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में रियल के अंदर जो रेफरेंस है वो 11-12 लिया हुआ है, जिसे बेस ईयर कहते हैं। 2011-12 का बेस ईयर लेकर उसके कंपैरिजन में ग्रोथ दर्ज की जाती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया हो। रियल क्या मतलब जीडीपी क्या हुआ ये समझ में आया। जीडीपी को कैसे काउंट करते हैं ये तरीका बताया। बाकी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है कैसे काउंट करते हैं, ये सारा सब्जेक्ट का विषय है जिसको आप सब्जेक्ट में जाकर पढ़ें कि क्या क्या मैटर करते हैं, तरीके क्या क्या होते हैं, कौन से मेथड हैं, इन सब पर मैंने सेशंस किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो जीडीपी के बारे में ये सारी जानकारी पीआईबी के अंदर भी शामिल हुई। नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज और आती है साहब, और वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या है? देश ने वृद्धि दर्ज की। मान लीजिए रियल के अंदर ही हमको पता चला कि हमने 8.2% के हिसाब से ग्रोथ दर्ज की है। लेकिन सर एक बात बताइए, सरकार टैक्स भी तो लगाती है ना। जो पैसा हम लोगों ने प्रोड्यूस किया गुड्स और सर्विसेज से, जो हमने धंधा पैदा किया, उस पर सरकार टैक्स से पैसा काट लेती है। तो टैक्स से पैसा काट लिया, या सरकार ने जनता को अपनी जेब से ही पैसा पकड़ा करके सारा काम किया, जैसे कि सब्सिडी के रूप में। जैसे सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है तो सरकार ने अपने लेवल पर ही तो पैसा दिया था, खुद की जेब से ही पैसा दिया। कह रहे हो कि हमने मार्केट चढ़ा दिया, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना सर। आप सरकार में हो, सरकार से पैसा दे करके कह रहे हो कि मैंने ग्रोथ, यानी खुद के पैसे से ही देख रहे हो। देखा मेरी कमाई देख कितनी हो गई। बोले किसने दिया था? खुद की जेब से तो पैसा दिया था। बोले सर उन सबको हटा दो,
उन सबको हटा देते हो तब निकलकर जो आता है उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, यानी GVA कहते हैं। अर्थात अगर हमने जो प्रोडक्ट, जो रेट है गुड्स और सर्विसेज की जो कीमत है, उसमें से अगर टैक्स और सब्सिडी हटा दी तो उसके बाद जो जीडीपी निकल कर आती है उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। हमने उसमें भी ग्रोथ दर्ज की है, 7.2% के हिसाब से हमने उसमें भी ग्रोथ दर्ज की है। अर्थात टैक्सेस सब्सिडी हटाकर के भी भारत 7.2% से बढ़ा है। यह अपने आप में पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल जहां 6.7 था, इस बार 7.2 है। सर तो हमने ऐसा क्या पैदा कर दिया? क्योंकि अल्टीमेटली आपने कहा कि हमने बढ़ोतरी की है तो उसके अंदर हमने गुड्स और सर्विसेज पैदा की होंगी तभी वैल्यू बढ़ी है। ऐसा हमने क्या पैदा कर दिया जिससे वैल्यू बढ़ी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का भी ट्वीट देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी का भी ट्वीट देख सकते हैं, और ये 4 क्वार्टर्स का हमारा औसत देख सकते हैं। जो मैंने अभी 4 क्वार्टर बताए ना, वो ये 4 क्वार्टर हैं। हाँ, इस वाले में 7.6 था, इससे पहले वाले में 7.8 था, और सबसे एंड वाले में जो अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है उसमें 7.8 था। ठीक है साहब, तो पॉइंट निकल कर आया कि हमने सबसे ज्यादा क्या पैदा किया? तो आंसर है कि हमने सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ दर्ज की है। हमने 8.9% के हिसाब से ग्रोथ दर्ज की मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही साथ जो माइनिंग सेक्टर है उस पर 2.9% से बढ़कर के 4.3% तक हमने ग्रोथ दर्ज की है। और जो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ रेट है वो भी 7.4 से बढ़कर 8.7% हो गई है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनकी ग्रोथ जीडीपी में दर्ज की जाती है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर ही देखिए। एग्रीकल्चर को अगर आप नोटिस करते हैं तो हमने एग्रीकल्चर में बहुत कम वृद्धि दर्ज की है। मतलब फाइनेंस Q4 अगर आप नोटिस करें तो Q4 ऑफ 2024 0.6% की वृद्धि है, जहां 2023 में 7.6 की थी या 0.6 की है। एग्रीकल्चर में हमें कोई लाभ नहीं हुआ। माइनिंग में लेकिन वैल्यू बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग में सोचकर देखो, 0.9 से हम 8.9 पर पहुंच गए। कंस्ट्रक्शन में 7.4 से 8.7। इलेक्ट्रिसिटी में भी वृद्धि। ट्रेड एंड होटल्स में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। फाइनेंस एंड रियल एस्टेट में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज के अंदर वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो मेजॉरिटी में वृद्धि है, कुछ में कमी है। यही कारण है भारत ने चौथे क्वार्टर में वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, यही कारण है कि टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वेल डन इंडिया, आपने 8.2% जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा छू लिया है। यह उन आंकड़ों से ऊपर है जो अर्थशास्त्री एस्टिमेट लगाते थे। एस्टिमेट्स से हम ऊपर निकलकर इसको अचीव किए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने चाइना जैसे देशों को पछाड़ा है, क्योंकि चाइना वर्तमान में जिस जीडीपी ग्रोथ पर चल रहा है वो 4.5 से 3.7 के बीच में है। याद हो, भारत ने इस 8.2 की रैंक को बहुत लंबे समय बाद फिर से प्राप्त किया है। आप अगर आंकड़े देखें तो शुरुआत 1975 में जहां 9.1 था, इसके बाद फिर 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद, फिर 7 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद में फिर 5 साल बाद, फिर उसके बाद में आप देखें तो 8.2। इस पर तो लोग कहते हैं कोरोना का असर था, लेकिन उसके बाद में अब आप देखकर देखिए बढ़िया ग्रोथ रेट हम लोगों के द्वारा दर्ज की गई है, जो कि काबिले कंसीडरेबल है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए हों। हमारी इस ग्रोथ पर केवल हम ही खुश हो रहे हैं कि दुनिया वाले भी खुश हुए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया की इस रिकॉर्ड वृद्धि पर दुनिया के अखबारों ने भी कवरेज दिया है। CNN लिखता है, इंडिया रिकॉर्ड बम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ एज इलेक्शन ड्रॉज टू ए क्लोज। इलेक्शन के बीच में भी हम लोग अगर ग्रोथ दर्ज कर ले गए तो ये बहुत बड़ी बात है। राइटर्स लिखता है, इंडिया फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ लेज फर्म ग्राउंड फॉर नेक्स्ट गवर्नमेंट। अगली सरकार के लिए मजे हैं। मिंट लिखता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो हम सोच रहे थे उससे भी बढ़कर निकली है। तमाम प्रकार की खबरें यहां पर निकल कर आती हैं। इसी बीच के अंदर RBI का कहना है कि जिस प्रकार से हम ग्रो कर रहे हैं, इंडिया आने वाले सालों में 8 से 10% की औसत वृद्धि दर दर्ज करेगा। आपको याद होगा, इसी कारण से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी हाल ही में कहा था, जिस पर मैंने एक रिपोर्ट कही थी कि इंडिया का लेवल उन्होंने सुधारा है और अगले 2 साल में भी सुधार देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस रिजल्ट के मायने समझ में आए हों और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में क्या फर्क पड़ा होगा ये समझ में आ जाएगा। एक सवाल है जो कि केवल जीडीपी क्या होता है इसी से जुड़ा हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी राय इस विषय पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज बताएं। मुकेश, एसएनपी ने हम किया था वो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। विशाल, डिफेंस का एस्पिरेंट हूं बट आपके पढ़ाने का अमेजिंग तरीका मुझे रोज खींच लाता है। बिल्कुल पढ़िए, नॉलेज कहीं के लिए भी बुरा नहीं है। यूपीएससी इटसेल्फ एक समुंदर है, उसमें से जिसने ज्ञान लिया वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अंकित कुमार, सर आपके नोट्स 3 दिन में ही डिलीवर हो गए, थैंक यू सो मच भाई। प्रभु गुप्ता, सर प्लीज आवाज बढ़ाइए। नहीं बढ़ा सकता, मेरे पूरे गले के अंदर यहाँ से यहाँ तक अल्सर हो रहा है, बहुत बुरा हाल है मेरा। दवाइयाँ खा रहा हूँ लगातार, एंटीबायोटिक्स और दवाएं ले रहा हूँ, लेकिन असर नहीं हो रहा है मुझे। मैं इतने में ही बोल पाऊंगा। आप अपना स्पीकर तेज कर लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ बच्चे मार्केट पर टिप्पणी दे रहे हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूं कोई ऐसा अचानक कुछ चीज आई है क्या। 2000 पॉइंट बढ़ चुका है, वेरी गुड। मैं कह ही रहा था 5% मिनिमम वृद्धि दर्ज करेगा, मतलब ये 3500 अंक तक ऊपर जा सकता है। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एग्जिट पोल पर भी सेशन है हमारा, आखिरी जो खबर है ना वो एग्जिट पोल्स पर ही है, ठीक है। अच्छा साथियों, एक और इंटरेस्टिंग खबर जो अब मैं सुना रहा हूं वो एक मच्छर से है। मच्छर की खबर है, लेकिन आपको ये बायोलॉजी के अंदर पढ़नी है। बायोलॉजी जो कि आपके जीएस पेपर 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें आपको सुनना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। मैं चर्चा कर रहा हूं एक मच्छर की जिसे बदल दिया गया और बनाकर उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया। जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ये जो मच्छर आपको दिखाई दे रहा है, ये मच्छर मलेरिया फैलाता है, एनाफिलीज है, मलेरिया फैलाता है। और मलेरिया को लेकर के अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है जिबूती, उसने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को और मच्छरों के साथ छोड़ दिया है। यानी कुछ मच्छर उन्होंने पैदा किए, पैदा करके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के बीच फैला छोड़ दिए। अब उनके छोड़ने से मलेरिया कंट्रोल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए आज के सेशन में जानते हैं। हेडलाइन है कि जिबूती रिलीजेस जीनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो टू फाइट मलेरिया। कैसे, सुर्खी है। अब ये जिबूती कहाँ है? जिबूती जहां पर ऐसा किया जा रहा है अपने आप में एक बड़ी बात है भाई साहब। अफ्रीका का एक कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेशन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोले तो अफ्रीका को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 देशों का समूह है ना, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये इनमें से एक देश है जिबूती। जिबूती के अंदर एक लेबोरेटरी ने बकायदा मच्छर छोड़ा है, और वो मच्छर एक नहीं है, कई मच्छर छोड़े हैं मलेरिया कंट्रोल करने। बोले सर मच्छर से तो मलेरिया फैलता है, तो उससे कंट्रोल कैसे होगा? तो यही तो हम कह रहे हैं, आगे बढ़िए। पहले लोकेशन समझ ली, जिबूती में ऐसा हुआ है। और तो और ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी हो चुका है। कहाँ हो चुका है? इन्हीं के पड़ोस में कंट्री है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में पहले भी ऐसा हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अफ्रीका वाले ज्यादा एडवांस नहीं हो गए हैं, इसको उल्टा कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को चूहा बना के ट्रीटमेंट किया जा रहा हो? किन लोगों को? अफ्रीका वालों को। और किन को? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन पर यह प्रयोग कर रही हैं। अगर कुछ बिगड़ता भी है तो कोई बात नहीं, मरेंगे तो अफ्रीका वाले ही। एक बार तो सुनकर आपके दिमाग में अचंभा आता है, यार बड़े एडवांस हैं। बुर्किना फासो, जिबूती, गरीब जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, वो भाई साहब जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर से मलेरिया मार रहे हैं। वाह, हम तो ऑल आउट से मारते मारते पागल हो गए। ये इतने इंटेलिजेंट हो गए भाई। ये इसलिए हो गए, इसलिए इतने इंटेलिजेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रयोगशाला बने हुए हों। क्योंकि बहुत सारी दवाओं का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इसी तरह से जैसे चूहों पर प्रयोग होता है, ऐसे इंसानों पर भी होता है। तो कहीं टेस्टिंग तो नहीं चल रही? वो आप सोचते रहना, मैं तो आपको विषय बताता हूं, ठीक है। जिबूती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जिबूती कहां पर स्थित है वो मैंने आपको बता दिया। अफ्रीका के अंदर स्थित एक कंट्री है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीटेक नाम की एक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है। इस ऑक्सीटेक नाम की कंपनी जो कि यूके के द्वारा आधारित है, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर स्वामित्व है। यानी कंपनी यूके बेस्ड है, लेकिन इसका मालिक अमेरिका वाला है।
उन्होंने अपने द्वारा कुछ मच्छर बनाए हैं। ये जो मच्छर बनाए हैं ये मेल मच्छर हैं, मर्द हैं, मर्द हैं मतलब मेल हैं साहब ये। अब ये जो मेल मच्छर, मेल मॉस्किटो हैं, इन मेल मॉस्किटोज में एक ऐसा जीन डाल दिया गया है जिनसे जब भी कोई संतान पैदा होगी वो संतान मेल ही होगी, ऐसा तो इनमें जीन बदल दिया गया है। नंबर दूसरा, अगर फीमेल संतान पैदा होती है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, अर्थात जिस समय वो काटने की स्थिति में पहुंचेगी उससे पहले ही मर जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस बीमारी से ये फैल रहा है, एनाफिलीज की जो मलेरिया जिस मच्छर से फैल रहा है, उसमें मादा मच्छर के द्वारा ही काटने पर मलेरिया फैलता है। जो मेल मच्छर है उसके काटने से मलेरिया फैलता ही नहीं है प्राकृतिक रूप से भी। ऐसी स्थिति में मेल मच्छर जो है वो तो सुरक्षित हो गया, और जो मादा मच्छर है जिसके काटने से बीमारी फैलती है, अब उसकी संख्या को कम करने के लिए जो मेल मच्छर है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया, ताकि जब मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होगी और नए मच्छर पैदा होंगे तो नए मच्छरों में या तो मेल बनेंगे जो कि काटेंगे ही नहीं, और अगर फीमेल बनते हैं तो जल्दी मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में मेल्स की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी और फीमेल की संख्या कम हो जाएगी, और फीमेल की संख्या कम होते ही मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। इस तरह का विचार करके इन मच्छरों को छोड़ा गया है। उम्मीद है कि आपको ये मच्छर भी दिखाई दे जाएं और मच्छरों को फेंकने के लिए तरीका जो है वो समझ में अब आ चुका होगा। ठीक है साहब, तो एक प्रकार से इस बीमारी को एनाफिलीज स्टेफेंसी नामक मच्छर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है प्लाज्मोडियम के माध्यम से। इस मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, और इसके काटने से जो मलेरिया है उस मच्छर में जो फीमेल मच्छर है उसके काटने से जो बीमारी हो रही है एनाफिलीज स्टेफेंसी, इस स्टेफेंसी को ही काटने से रोकने के लिए यह काम किया जा रहा है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े जाएंगे, वो फीमेल मच्छरों के साथ रह करके मीटिंग करके नए बच्चे जो पैदा करेंगे वो तो वैसे ही बांझ होंगे, यानी कि उनसे तो काटा ही नहीं जाएगा। उसके अलावा फीमेल मच्छर भी धीरे धीरे इनके साथ रहते हुए वो खुद से खत्म हो जाएंगी। इस चीज से सोच करके मच्छर छोड़े गए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब सवाल बनता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है। देखिए, जो भी व्यक्ति दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, आप हैं, हम सभी हमारे जिस रूप में विजिबल हैं, ये सारे रूप फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप्स का मतलब ये हुआ कि हम किसी जीन के कारण बने हुए प्रारूप हैं। हमारा जो अपीयरेंस है वो हमारा फिनोटाइप है। हम लेकिन ऐसे क्यों बने, इसके लिए कुछ जीन जिम्मेदार हैं। हमारे कुछ जीनोम सीक्वेंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा यह रूप बनकर आया है, यानी कि कुछ जीनोटाइप हमारे पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के हैं। हमारी सारी चीजें जीनों द्वारा निर्धारित होती हैं। अगर आज मेरा एक विशिष्ट रंग है, अगर मेरी आंखों का एक विशिष्ट रंग है, मेरे चेहरे की एक विशिष्ट बनावट है, मेरे बालों का एक विशिष्ट कलर है, अगर मैं जब बचपन में मां के गर्भ में गया उससे पहले ही, उस दौर में ही अगर जीन में परिवर्तन कर गया होता और एक ऐसा जीन डाल दिया होता जिसकी वजह से नया बच्चा जो पैदा होता उसमें वो पर्टिकुलर फीचर होता ही नहीं। विचार कीजिए, आज एक ऐसा बच्चा प्लान किया जाए जिसके अंदर सबसे दुनिया के बेस्ट फीचर्स डाल दिए जाएं, क्या यह संभव है? बिल्कुल। इस प्रकार के बच्चे आजकल प्लान चल ही रहा है कि ऐसे बच्चे प्लान किए जाएं जिन्हें प्रॉपर तरीके से जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस को यूज में ला करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज में लाकर पैदा किया जाए। तो जीन के स्तर पर ही अगर परिवर्तन किया जाए तो फिनोटाइप सुधर जाएगा। मच्छर को भी पैदा करते समय मच्छर के लार्वा का जो डीएनए है उसको ही बदल दिया गया। ऐसा मच्छर पैदा हुआ जो आपके सामने है, इसीलिए इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर? बाकी क्या होना है वो मैंने बता दिया, जीन से परिवर्तित होकर बना है। एक और उदाहरण आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड में याद होना चाहिए। भारत में बीटी कॉटन यूज की जाती है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन यूज की जाती है, जिसमें कि मच्छर जो राउंड वर्म है जो कि बीटी कॉटन को खराब करने के लिए आते हैं, उन बीटी कॉटन को खराब करने के लिए आए हुए राउंड वर्म्स खत्म हो जाते हैं अगर उन्हें कोई
मतलब बीटी कॉटन के ऊपर अगर राउंड वर्म अटैक करने आता है तो वो उसको खाते ही मर जाता है, क्योंकि जीन ही उस कॉटन का परिवर्तित कर दिया। कॉटन का जीन परिवर्तित करने से जो मच्छर उसे खाता है वो मर जाता है। तो इस तरह से आजकल जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं। विचार कीजिए, भविष्य में कल को कोई ऐसी प्लानिंग हो, क्या प्लानिंग हो, आप सभी इन बच्चों को कुछ बोलते हैं, सिंथेटिक चाइल्ड नहीं, एक पर्टिकुलर शब्द है, मैं वो वर्ड मिस कर रहा हूं, डिजाइनर बेबी। यस, डिजाइनर बेबी जो है ना, इस तरह से जैसे मच्छर अपन ने प्लान किया, ऐसे इंसान प्लान किया जा रहा है। डिजाइनर बेबी कहा जा रहा है इन्हें। यानी कि खुद से आप प्लान कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे में आंखें ऐश्वर्या वाली चाहता हूं, आवाज लता मंगेशकर वाली, क्रिकेट स्किल्स सचिन तेंदुलकर वाली। इस तरह की स्किल्स को एक ही जगह डाल करके आप सुपर ह्यूमन पैदा करने की तरफ दौड़ रहे हैं। ये जो मच्छरों पर प्रयोग हो रहे हैं, असल में इनका भविष्य इंसान की तरफ है। जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस में बहुत सारी चीज़ें आगे एडवांसमेंट में निकल चुकी हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का मेजर आधार है। बायोटेक्नोलॉजी में तमाम प्रकार के जो भी क्रियाकलाप पशु पक्षियों पर किए जा रहे हैं, पेड़ पौधों पर किए जा रहे हैं, अंततोगत्वा उन्हें इंसान तक ही लेकर जाना है। एक ऐसा बच्चा प्लान करना है जो कि दुनिया में सबसे सुपर ह्यूमन हो। इस तरह की प्लानिंग को लेकर दुनिया आगे बढ़ रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर क्या है ये बता दिया, किस तरह से प्रोसीजर करता है ये बता दिया, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं ये तो बस, तो बाकी तो कुछ बताने का है नहीं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मैं इस पर अपनी, आज मेरे को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, लंबे समय से पूरे गले के अंदर, और पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो हालत ख़राब हो रही है। बहुत सारे छाले, अल्सर जो होता है ना, वो हो गया है गले के अंदर, यहाँ से लेके पूरे मुंह के अंदर। तो उससे बोला नहीं जा रहा, चिल्लाया नहीं जा रहा, जीभ प्रॉपर चल नहीं पा रही है, अटका पड़ा है मामला बिल्कुल। असेंबल्ड बेबी हो गया ना। हाँ, सुधांशु वेरी गुड। चलिए साथियों, जबरदस्त खबर एग्जिट पोल के बाद मार्केट से जुड़ी है। आज जैसे ही मार्केट खुला उसने जबरदस्त तेजी दिखाई है, और ये तेजी कल ही जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस समय प्रेडिक्ट कर दी गई थी। आज के सेशन में हम ये बताने वाले हैं कि मार्केट ने कब कब तेजी दर्ज की है, अर्थात मार्केट के अंदर लोकसभा के एग्जिट पोल्स पर किस तरह के रिएक्शंस पास्ट में रहे हैं, और इस बार इन इलेक्शंस को लेकर के मार्केट क्या दिखाने जा रहा है। आपको याद होगा हमने मार्केट के प्रेडिक्शंस को लेकर पहले भी 2 सेशंस किए हुए हैं। आपको याद हो तो हमने कल ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर प्रॉपर एग्जिट पोल का एक सेशन किया था। उसे आपने जब देखा हो उसमें भी हमने कहा था कि मार्केट इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेगा और इसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से ग्रूम करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से बढ़ता हुआ देखा गया है। इसी वजह से कुछ स्टॉक्स को बाकायदा मोदी स्टॉक्स के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग के अंदर हैं, उन्हें मोदी स्टॉक्स के नाम से जाने जाना लगा है कि ये तो बढ़ेंगे ही अगर मोदी गवर्नमेंट आएगी। तो एग्जिट पोल्स में मोदी स्टॉक्स का बढ़ना और उनके बढ़ने से मार्केट साइज का बढ़ते चले जाना आज की ताजा सुर्खी है, और ये ताजा सुर्खी बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से आगे निकलने वाली है। मतलब आज मार्केट संभवतया अपना करिश्माई आंकड़ा जो उसने अब तक का रिकॉर्ड किया है उसे क्रॉस कर सकता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चुनावों में जैसे जैसे अलग अलग फेजेस में मतदान चल रहा था, तो अमित शाह जी का बयान और प्रधानमंत्री जी का बयान, दोनों के जब बयान आए उनके बाद मार्केट ने जबरदस्त उछाल देखा। जब उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई होगा, तो उसकी तैयारी में लोग ऑलरेडी लग रहे हैं, और एग्जिट पोल उन्होंने इस बात को और ज्यादा मजबूती दे दी है कि जो वो कह रहे थे वैसा ही हुआ है। यानी कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मार्केट तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 2014 में जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट आई थी तब मार्केट में सेंसेक्स 24-25 हजार के आसपास था, जो अब 75 हजार पर है, 76 हजार का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ऐसी स्थिति में तीसरी टाइम अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है, अगर एग्जिट पोल में बताए गए आंकड़े सही रहते हैं, तो निश्चित ही यह मार्केट को एक और तेजी देने वाला है। लेकिन क्या हर बार
एग्जिट पोल को देखकर 2024 से पहले 2019 में, 2014 में, 2004 में, 2009 में मार्केट ने क्या इसी प्रकार के रिएक्शंस दिए हैं जो आज हम अपने इस एग्जिट पोल सेशन में डिस्कस कर रहे हैं? तो चलिए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि एग्जिट पोल शनिवार को घोषित हुए, रविवार को सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से एग्जिट पोल को जज कर लिया और उसके बाद आज पहली बार जैसे ही मार्केट खुला है, मार्केट के अंदर तेजी देखी जा रही है। लेकिन इसी तेजी के बीच में अपोजिशन ने जनता को सतर्क किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी आई है कि एग्जिट पोल के पीछे एक थ्योरी चल रही है और वो ये है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं वो आज इस एग्जिट पोल में पैसे लगाकर मार्केट के अंदर पैसे बना लेंगे। शेयर मार्केट को लेकर के आम आदमी पार्टी का और अपोजिशन की तरफ से यह कयास है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से प्लान्ड हैं, यानी ये एग्जिट पोल रियल नहीं है, फर्जी हैं। और फर्जी होने के पीछे का तर्क है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, मार्केट के पैसे को जिन लोगों को पैसा निकालना है वो निकाल के साइड में हो जाएंगे, गरीब फंस जाएगा। अर्थात इनका मानना है कि ये फेक तरीके से मार्केट को चढ़ाया जा रहा है ताकि वो लोग जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं वो बना के साइड में हो लेंगे। वास्तविकता में एग्जिट पोल्स से मार्केट का प्रभावित होना गलत है और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मोटा पैसा कमाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी जीत ही नहीं रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का अपनी तरफ से बयान है। खैर, जनता अपना फैसला कर चुकी है, जो भी होगा वो कल यानी 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सुनिए लीजिए इनको कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे, बस अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। लेकिन साहब, शेयर बेचने से मार्केट नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है। खैर, ये अपनी तरीके से बातें बता रहे हैं, चुनाव के बाद भी कोई ना कोई बात बताएंगे, रिजल्ट्स के बाद भी बातें आएंगी। खैर, फिलहाल के लिए आप तो इतना सा समझिए कि मार्केट इस समय हाई चल रहा है और मैं आपको थोड़े से ट्रेंड्स दिखा देता हूं। ये निफ्टी, सेंसेक्स क्या होता है, इन पर सब पर मैंने सेशन किए हुए हैं, आप जाकर बातें बाजार की पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सेशंस किए हुए हैं। साथियों, पीछे वाले कुछ ट्रेंड्स देखते हैं, 2009, 2004, 2019, 2014, 2024, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 2014 के अंदर, 2019 से ही शुरू करते हैं। 2019 में जब एग्जिट पोल्स में यह पता चला कि एनडीए गवर्नमेंट रिपीट कर रही है, तो मार्केट ने एकदम हाई देखा और जैसे ही ये बात पता चली तो मार्केट के अंदर 3% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। मार्केट में 3% की, जैसे आज 5% की ग्रोथ दर्ज की जा रही है, मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है कि आज में 5% मार्केट हाई जा सकता है। ऐसे ही 2019 में जब पोल का रिजल्ट आया, एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया, बीजेपी की सरकार भी बनी, उस समय पर 3% मार्केट हाई हुआ था। ऐसे ही 2014 में चलिए, 2014 में जब एग्जिट पोल आया तो 2014 के एग्जिट पोल में जब एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दी तो भी मार्केट ने 1.35% की ग्रोथ दर्ज की थी। अर्थात यह समझिए कि यह माना जाता है कि जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इनके कुछ ऐसे स्टॉक्स सेट हो गए हैं जो कि लगातार ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें जिस प्रकार से टैग कर दिया गया है अपोजिशन के द्वारा बीजेपी को कि ये पूंजीवादियों की पार्टी है, ये अंबानी अडानी की पार्टी है, ये बिजनेसमैन को फायदा देने वाली पार्टी, और ऑब्वियस ही बात है बिजनेसमैन ही मार्केट में दिख रहा है, तो ये मान लिया जाता है आम निवेशक के द्वारा कि जब बिजनेसमैन को ही फायदा देने वाली पार्टी सरकार जीत के आएगी तो निश्चित ही उसका बिजनेस और ग्रो करेगा। उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो मैं भी पैसा लगा देता हूं, तो मेरा भी पैसा ग्रो करेगा, तो मेरा पैसा ग्रो करेगा, ये सोचकर लोग उसके अंदर पैसा लगाते चले जाते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हो। अर्थात एग्जिट पोल से पैसे का जो रिलेशन है वो इसी तरह से जनरेट किया जाता है। 2009 में क्या हुआ? 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी और यूपीए गवर्नमेंट प्रिडिक्शन में एनडीए पीछे चल रही थी और एनडीए का जीतना नहीं हो रहा था और यूपीए दोबारा रिपीट करती हुई दिख रही थी, क्योंकि 2004, 2009, 2014, तो इस सीन को देखते जाइए। 2014 के अंदर मार्केट हाई गया, 2009 में यूपीए गवर्नमेंट का जब दोबारा आना तय हुआ तो मार्केट डाउन हो गया, यानी एग्जिट पोल के रिजल्ट देख करके 1.14% मार्केट नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि इन गवर्नमेंट्स को इस तरह से टैग किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट
प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट्स अगर आती हैं तो फिर उद्योगपति के ऊपर, जैसे आए दिन आप अपोजिशन में नेताओं को कहते हुए सुन लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इनका पैसा लेके गरीबों में बांट देंगे, तो बेचारा बिजनेसमैन डर के चल रहा होता है कि मेरा पैसा चला जाएगा, या फिर उसको ये लग रहा होता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये कह रहे हैं कि हम इसके साथ जांच बिठा देंगे, इसको ये कर देंगे, तो वो एक डर का माहौल रहता है। तो निवेशक क्या सोचता है, अगर ये सरकार बनकर आई तो यार ये इन उद्योगपतियों के साथ बहुत बुरा करेगी, मेरा पैसा डूब जाएगा, चलो मैं निकाल लेता हूं। एग्जिट पोल में देखते ही लोग पैसा निकाल लिए। 2009 में ये हुआ। 2004 में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। 2004 के एग्जिट पोल के अंदर जिता दिया गया था एग्जिट पोल्स में एनडीए की गवर्नमेंट को, मार्केट ऊंचा चला, लेकिन वास्तविकता में यूपीए की सरकार बनी तो मार्केट शफल कर गया। अगले दिन जैसे ही रियल रिजल्ट्स आए उस समय मार्केट डाउन चला गया। अर्थात एक चीज तो तय है कि मार्केट को लेकर के एनडीए वर्सेस यूपीए में मार्केट एनडीए को ज्यादा पसंद करता है, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट अगर आती है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ब्लूमबर्ग बोलता है। ब्लूमबर्ग ने पहले ही ये प्रिडिक्ट कर रखा था, इस पर हमने 2 बार सेशन कर दिया है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट आती है और एनडीए गवर्नमेंट 400 सीट के आसपास पहुंच जाती है तो भारत का फॉरेन रिजर्व तो बढ़ेगा ही, इक्विटीज में हायर इन्वेस्टमेंट होगा और जबरदस्त मार्केट हाई जाएगा। तो ये पहले से ही प्रिडिक्टेड है। तीनों कंडीशन अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बीजेपी की सरकार बनाते ही मार्केट हाई जाएगा, ये दुनिया भर के एनालिस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ अगर यूपीए सरकार आती है तो मार्केट गिरेगा। इसके पीछे का तर्क यह है कि उनके यहां पर कोई भी एक प्रधानमंत्री का चेहरा फिक्स नहीं है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ये सही नहीं, सेट नहीं है। इस वजह से अस्थिरता नीतियों में रहेगी। हो सकता है कोई एक प्रधानमंत्री बना जो कहा कि मैं इस तरह से चलना चाहता हूं, फिर दूसरी अलायंस पार्टी ने कहा कि नहीं साहब हम ये नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में सीएम हुआ करती थी तो टाटा वहां पर सिंगूर प्लांट लगाने गए थे, नैनो का लखटकिया प्लांट। दुनिया भर में माहौल हो गया कि सबसे सस्ती कार आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी जाकर धरने पे बैठ गई कि नहीं हम नहीं लगने देंगे। वहां से वो प्लांट उठा और गुजरात चला गया। उसके उठने से और वहां जाने में बहुत खर्चा हुआ और वो लखटकिया कार लाख रुपए में कभी मिली ही नहीं। इससे इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसी सरकारें जब कोएलिशन में होती हैं कि भाई हम जनता के साथ में हैं, हम उद्योगपतियों के साथ में नहीं हैं, बोले ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं लगाता तो वो खट से पैसा निकाल लेता है। तो इतना बड़ा जो यूपीए का अलायंस है, इसमें अगर जो इंडिया अलायंस वर्तमान में है, अलग अलग विचारधारा के नेता हैं। कौन सा नेता कब अपनी वजह से सरकार को हिला दे, ये अनसर्टेनिटी है। तो मल्टीपल कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से मार्केट में अस्थिरता है। तो निवेशक जो है ना, वो आप में से और मुझ में से ही कोई व्यक्ति है जो पैसा मार्केट में लगा रहा है। वो ये देखता है कि पता नहीं सरकार का कौन सा फैसला किसको कब स्कैन करके डाल दे और धंधा पिट जाए। इस चक्कर में मतलब पैसा जो है वो लोग लगाने से बचते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया। तो बस इतना ही है। तो आज मार्केट का आनंद लीजिए, लेकिन इस पूरे आनंद में एक जानकारी मैं बता दूं। जैसे मोदी के नाम पर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स चल रहे हैं जिन्हें मोदी स्टॉक्स के नाम से बताया जा रहा है कि जैसे मोदी की वजह से बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, बैंकिंग के सेक्शन हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बैंक में इन सब में बहुत अच्छा स्टॉक अपने लगातार ग्रो करते जा रहा है। रिटर्न्स अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स ने तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जैसे कि रेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान कॉपर, इंडियन बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी, इंडियन ओवरसीज, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 500% से ऊपर तक का रिटर्न्स पिछले सालों के अंदर दिया है। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि पैसा आपका अपना है। कृपया करके इन सभी बातों को सुनकर निवेश के लिए उत्साहित ना हो जाएं। आपका अपना रिस्क जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल कल्पनाओं पर आधारित बाजार है। अगर यहां पर एग्जिट पोल सही निकलते हैं, मार्केट ऊपर चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात पलट जाए, उदाहरण के लिए मानकर चलिए कि जो यूपीए कह रहा है वही हो जाए, तो हो सकता है कि वो भगदड़ लगे और लोग एकदम पैसा निकालने भागें। इसका मतलब ये है कि आप पैसा लगाएं तो अपनी पूरी सोच समझ के साथ लगाएं। आप उतना पैसा लगाएं जिसका कि आपको टेंशन ना हो, क्योंकि ये प्रिडिक्शन मार्केट है बॉस, ठीक है। एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होता है, अंतिम परिणाम के लिए कल तक का इंतजार करिए, लेकिन फिर भी जितना हो सके अपने आप को कॉन्शियसली इन्वेस्टर बनाइए, भावनाओं में बहकर इन्वेस्टमेंट करने मत जाइए। ये मेरी तरफ से सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी दुखती हालत में आप लोगों को पढ़ाया है ना कि मैं ही जानता हूं, है ना। बाकी
थैंक यू सो मच। और हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और ये पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला.com वेबसाइट है हमारी, उस पर चले जाइए, उसका पूरा PDF मिल जाएगा RNA का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप पूरा कंटेंट हमसे इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रिकॉर्डेड बैच एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है, मात्र 1499 में जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी उपलब्ध हैं नोट्स के फॉर्म में, बहुत अल्टीमेट किताबें हैं। जो किताब में हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस में वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, इन्हें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।